पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस का मोशन जमा करवा दिया। असम्बली के लिए रिक्वेजिशन भी दे दिए और इस हवाले से अगले 3 हफ्ते इंतहाई अहम होंगे सियासी लिहाज से। सियासी लिहाज से अहम इसलिए होंगे कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों 172 मेंबरान जो कौमी असम्बली में अपने नंबर्स प्रूव करने के लिए, पूरे करने के लिए काफ़ी मुलाकातें करेंगे, राब्ते करेंगे, बहुत कुछ होगा। बड़ा सवाल इस हवाले से ये कि क्या पंजाब में भी ऐसी कोई तहरीक आ सकती है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुक्मरान जमात है, उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और MKM दो बड़े इत्तेहादी तकरीबन 12 MNAs इनके बनते हैं। उसके अलावा आज थोड़ी देर में एक्सपेक्टेड है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी सरदार यार मोहम्मद रिंग और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की। वो एक ग्रुप आपको अलग नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहा जा रहा है कि एक ऐसा ग्रुप है जिनको कि नाराज़ अरकान में कैटेगराइज किया जाता है। साथ फिर हमें अलीम खान का एक ग्रुप नज़र आता है और जहांगीर तरीन का, जिन्होंने कल अपना बाकायदा तौर पे इल्हाक किया। और जो ये ग्रुप है इनका कहना है कि उस्मान बुज़दार की रिप्लेसमेंट पे ही बात होगी और कहानी अब उसके आगे चलेगी। तो ये मामला सिर्फ सेंटर तक है या पंजाब तक है, या सेंटर और पंजाब वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों के हवाले से? इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। मुख्तलिफ इशूज़ हैं और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वफाकी बराए बहरी अमूर अली जैदी साहब और शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत का। साथ उनके तशरीफ़ फरमाए काशिफ अब्बासी साहब। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स अज़हर फ़ारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अब्दुल कादिर ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें साबिर शाकिर भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ नाज़रीन करते हैं। अज़हर फ़ारूक हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, उनसे। अज़हर फ़ारूक साहब ज़रा बताइएगा कि आज जब ये मोशन, आपने ये खबर ब्रेक भी की थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगले 3 हफ्ते किस लिहाज से अहम है और सूरत हाल क्या है? पार्लियामेंट का इजलास कब तक मुतवक्किल है? और एक और अहम सवाल इस हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, स्पीकर साहब जो एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया था फ्लोर क्रॉसिंग का, वो किस टाइम पे एप्लीकेबल होगा? क्या इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? जी अच्छा साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आज तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है और साथ ही कौमी असम्बली का इजलास भी रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ पे बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट किया गया है, एप्लीकेशन जो है वो भी दी गई है। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो बड़ा आसान है। कल से इसकी काउंटिंग जो है वो शुरू होगी और 14 दिन है स्पीकर कौमी असम्बली के बाद। 14 दिन के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कौमी असम्बली का इजलास कॉल करना है। रिक्वेजिशन जिस मकसद के लिए इजलास किया जाता है उसका जिक्र अपोजिशन ने पहले ही कर दिया है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हम लाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ। तो अब 14 दिन के अंदर वज़ीर आज़म के खिलाफ कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आप डिस्कस करना चाहते हैं, उस पर वोटिंग कराना चाहते हैं। तो अब 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास कॉल करेंगे। ये स्पीकर अब बाउंड हो गए हैं। रिक्वेजिशन जब भी हो जाती है इजलास की तो उसमें स्पीकर बाउंड है कि वो 14 दिन में इजलास कॉल करें। उसके बाद 7 दिन है मजीद जिसपे ये सारा प्रोसेस जो है वो उसको मुकम्मल करना है। 3 दिन का टाइम होता है जिसके बाद ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से हमने दरियाफ्त किया तो उन्होंने ये बताया है कि कल से नोटिस का इजरा जो है वो अरकान कौमी असम्बली को शुरू कर दिया जाएगा, उनको आगाह कर दिया जाएगा कि इस तरह की मोशन आ गई है, इजलास रिक्वेजिशन करने की दरख्वास्त भी आ गई है। तो तमाम अरकान को कल से नोटिस जारी करना शुरू कर दिए जाएंगे। 22 मार्च तक कौमी असम्बली का इजलास हर हालत में स्पीकर कौमी असम्बली ने कॉल करना है और 22 मार्च आखिरी दिन होगा, 14वां दिन होगा। उसके बाद जो है 7 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो वाइंड अप करना है स्पीकर कौमी असम्बली ने। शो ऑफ हैंड के जरिए या डिवीजन के जरिए ये वोटिंग होती है। अब ज़ाहिरी तौर पर जो हुकूमती अरकान है वो इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो अपोजिशन ने ये इजलास कॉल किया है और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाई है। अपोजिशन नहीं 172 अरकान जो है कौमी असम्बली के पूरे करने हैं। तो ये कल से जो है इसका बाज़ाब्ता तौर पर अमल शुरू हो जाएगा। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से जो 18वीं तरमीम में क्लॉज आया था, स्पीकर अपने इख्तियारात उसी दिन इस्तेमाल करके जो अरकान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो उसी दिन अगर वोट कास्ट करते हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि स्पीकर, जैसे हमने सेनेट में भी देखा, ये वोट काउंट ही नहीं हुआ कि जनाब उस पर एक अपनी बाकायदा रूलिंग दे दें कि जनाब ये वोट काउंट नहीं हो सकते? कानून इस हवाले से क्या कहता है, या कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस होगा?
केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन? नहीं अरशद साहब, ये एक पहले एक केस इस तरह का आ चुका है। बलूचिस्तान असम्बली में मंजूर काकर जो है वो उन्होंने वोट कास्ट किया था, फ्लोर क्रॉसिंग की थी, उन पर ये एप्लीकेबल हुई थी क्लास जो है डिफेक्शन क्लास। तमाम उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के तहत जो है वो डिसीट हुए थे। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। अगर एक MNA वोट कास्ट करता है, फ्लोर क्रॉसिंग करता है, तो उसके बाद वो शिक जो है वो उस पर लागू होगी। जब वो वोट कर लेता है तो शिक लागू होगी और उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होता है। तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। जिस तरह की कहा जा रहा है कि पहले इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है तो हाई कोर्ट का फोरम है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम है। जिस तरह के फैसल वाडा का जो केस है वो इस वक्त भी अदालतों में घूम रहा है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अपोजिशन का ये ख्याल है कि जो हुकूमती अरकान उनके साथ आते हैं, अगर उन पर फ्लोर क्रॉसिंग लागू होती भी है और वो डिसीट भी हो जाते हैं, तो 3-4 महीने 5 महीने जो है वो इस प्रोसेस को लगेंगे और उस वक्त तक नया इलेक्शन की तरफ अपोजिशन जो है वो चली जाएगी। तो इसकी शिक तो लागू होगी, लेकिन वोट जो है वो काउंट हो जाएगा। वोट काउंट होने के बाद ये शिक लागू होगी और उसके बाद एक लेंथी प्रोसेस है, जिसके बाद वो रुकन जो है वो उस टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। उसके बाद दोबारा वो इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली का मेंबर बन सकता है। बिल्कुल। अजहर, आप काफ़ी अरसे से पार्लियामेंट की राहदारियों में कवर कर रहे हैं, वहाँ पे माहौल कैसा है? हुकूमती लोगों का क्या माहौल था, अपोजिशन का क्या सेंटीमेंट्स है, वो कुछ शेयर करेंगे कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी इस हवाले से? जी हाँ, आज भी हमारी मुलाकातें हुई हैं, हुकूमती अरकान से भी हुई हैं, अपोजिशन अरकान से भी हुई है। दोनों अतराफ से दावे तो होते रहे हैं, लेकिन अमली इकदाम जो है वो आज अपोजिशन ने उठाया है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। यकीनी तौर पर कुछ हुकूमती अरकान भी नाराज हैं हुकूमत से, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे और इस बात का भी इम्कान है कि 14 दिन मजीद वो लें। जब आखिरी टाइम आए तो कुछ जिस तरह की अपोजिशन कह रही है, दावे कर रही है, कुछ अरकान जो है वो अपोजिशन के पलड़े में अपना वोट डाले, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल यूं की तू ही जारी रहेगी। अपोजिशन जो है वो भी मुतमैन है, अपोजिशन के भी बड़े दावे हैं। अपोजिशन कह रही है कि 33 अरकान उनके पास आ गए हैं, ओवरलोड हो गई है, लेकिन सूरत हाल। लेकिन अब देखना यह है कि अपोजिशन किस हद तक अपने दावों में कामयाब होती है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो बिल्कुल मुतमैन है, हुकूमती अरकान भी मुतमैन है, वज़रा भी मुतमैन है कि वो डट कर अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। अब इसमें वाज़े तौर पर खुलकर सामने आना पड़ेगा। अगर हुकूमती अरकान अपोजिशन को वोट करते हैं, फतह या शिकस्त जो है वो थोड़े से मार्जिन से होगी, इतना बड़ा मार्जिन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि 163 का फिगर इस वक्त अपोजिशन के पास है, 178 अरकान जो है वो हुकूमत के पास है। अपोजिशन को 10 से 11 अरकान की जरूरत होगी, लेकिन दावा अपोजिशन की तरफ से बड़ा है। अब देखना यह है कि मुकाबला इंतहाई यकीनी तौर पर सख्त होगा। माजी में जो अदम एतमाद पेश होती रही है वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, वो नाकाम होती रही हैं। तो अब देखना यह है कि अपोजिशन किस हद तक, अगरचे इकट्ठी तो हुई है, लेकिन किस हद तक अपने इस दावे को कामयाब करती है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कामयाबी हासिल करती है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती अरकान जो है और हुकूमती वज़रा और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म खुद खासे मुतमैन है कि अपोजिशन उनको शिकस्त नहीं दे सकेगी। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक की अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म क्या सोच रहे हैं इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर अब्दुल कादिर हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मिनिस्टर साहब घबरा तो नहीं रहे? किससे? वैसे ही घबराने की क्या बात है इसमें? मोहसिन रानी साहब, हुकूमत के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है या आपको लग रहा है कि बिल्कुल घबराहट नहीं है? मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कोई घबराहट नहीं है। किस चीज से घबराना? घबराना एक अलहदा चीज है और फिर घबरा के आगे से नाम मानना एक अलहदा चीज है। इंटरेस्टिंग। वैसे घबराना चाहिए था आसिफ जरदारी को, बहुत शदीद। उनके बाजू तो जो बैठा था उसने कहा था मैं उनको खंबे में टांगूंगा और पेट फाड़ के सब पैसा निकालूंगा। आज उनके साथ बैठ के प्रेस में कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को बचाएंगे। पहले पेट फाड़ रहे थे, खंभों में टांग रहे थे। घबराना उनको चाहिए, मुझे किस बात की घबराने की जरूरत है? वो बाजू बैठा हुआ है, वो गलती से अगर दिमाग चेंज हो जाए, भाई पहले दिमाग में था अब चेंज हो गया, यहाँ बैठे हो सकता है वहां बैठे बैठे दिमाग चेंज हो जाए, वहीं कहीं टांग दे खंभे में। घबराना तो उसको चाहिए, मुझे क्यों घबराने के लिए? कुछ कहना चाहेंगे? मैं साबिर साहब से पूछूंगी कि ब्यूरो चीफ भी कि वो बात तो सही है इनकी भी कि घबराना, अगर इस तरीके से जरदारी साहब वाली मिसाल दी तो फिर परवेज इलाही साहब भी पंजाब के जिनको डाकू कहते थे उनको भी फिर इमरान खान को घबराना चाहिए, जिनको डाकू कह रहे थे अब उनको वजीर आला बना। तो जब से कह रहे डाकू आपको, हम आज भी कह रहे हैं। अब तो कभी चेंज नहीं। परवेज इलाही साहब को अब तो गले से कह रहे हैं, परवेज इलाही साहब को भी कहते हैं। हाँ, परवेज इलाही की बात किसको? परवेज इलाही साहब को भी कहते हैं। सारे केसेस भुगते हैं ना अपने, ये भी भुगत लेंगे। नहीं, ये परवेज इलाही साहब, इसका मतलब आप कहते हैं आप जो आपके का बयान था डाकू है पंजाब के।
पता नहीं आजकल आप लोगों को क्या शौक चढ़ा हुआ है, वो कहते हैं ना मछली जाल में फंस गई, वो इतनी दूर जा रहे होते हैं खुद आके जाल में फंसा लेते हैं अपने आप को। मसाल देखे ना, आपने मेरी तो बात तो नया सुने, पाकिस्तान बनाना था ना, मेरी बात सुने। परवेज इलाही साहब इस मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आसिफ जरदारी साहब ने उनको लगाया था। बात तो सुन लें, आप मुझे उसका जवाब मेरी बात तो सुन लें। वो सारे नैब के केसेस भुगत के आए हैं और वो हुए हैं, अपने आप को उन्होंने बरी की। ये तो अभी केसेस चल रहे हैं। आपके लीडर का तो 400 करोड़ वाला भी हिसाब आपने थोड़ी बरी की है। मेरे अकाउंट से तो नहीं निकला भैया, शहबाज शरीफ के अकाउंट से निकला है। जरदारी साहब को तो लटका रहे थे आप, आज आजाद बैठे, और वो साहब जो मौजूद बैठे थे मौलाना साहब, उनका नाम मैंने तो चले इसका काफी टाइम है हमारे पास इस डिबेट को आगे लेके चलते। साबिर शाह पाकिस्तान बचाएंगे। घबराने का वक्त किसका शुरू हो रहा है इस वक्त? इस वक्त जो ज्यादा खुश है। अच्छा, कौन ज्यादा खुश है? मैं तो पता नहीं जी, क्या बात करें, सब सही बताया साबिर भाई, डरने की बात। अच्छा, उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि जो अदम एतमाद की तहरीक एक तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ आई थी और वो नाकाम हो गई थी। एक आई थी 11/12/1957, 11 दिसंबर 1957, पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़, उनके खिलाफ आई थी, तो वो कामयाब हो गई थी। कामयाब टेक्निकल आप कह सकते हैं कि नाकाम हुई, लेकिन कामयाब देना पड़ा। जी, वो कामयाब हो गई थी और उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत 11 दिसंबर 1957 को जाना पड़ा था। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि नंबर्स गेम है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है उसमें अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम कुछ देना पड़ेगा, किसी ना किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। किसकी? उस्मान बुज़दार साहब की इस वक्त, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल मरहला आ चुका है कि वैसे भी जो अच्छा चलें काशिफ बासी साहब, काफ़ी मुश्किल मरहला आ चुका है। आप एग्री कर रहे हैं कि अगर कोई बलाएं आएँ तो कुर्बानी दे के टाल दी जाती हैं, और इस केस में उस्मान बुज़दार जो हैं उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, वजारत आला पंजाब को कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है? कुछ डिमांड्स तो हैं और वो बड़ी सीरियस डिमांड्स है, किसकी? जिसमें बुज़दार साहब का जाना एक बड़ी सीरियस डिमांड है महकमा ज़राअत की। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे लगता है कि इस टाइम साबिर साहब की बात की तरफ लीन करते हुए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये भी मुमकिन है कि बगैर किसी कुर्बानी के बच भी जाए, कुछ ना हो, क्योंकि जो फ्यूचर सिनारियो है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, इतना सिंपल नहीं है। सो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सजा किसके लिए? देखिए, आई कांट इमेजिन कि मेला सीएम पंजाब के लिए सजा होगा। वो तो अभी थोड़ी दिनों पहले एक इसमें तेज़ी आई है। ऑपोजिशन तो पहले दिन से इमरान खान साहब के सर के पीछे आई है इस्लामाबाद, या इससे पहले से पिछले एक महीने से हम तारीखें वो कह रहे थे कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, तारीख तो कब आएगी, वो ये तो बात शुरू हो गई थी। लेकिन मुझे अब भी ये लग रहा है कि इस वक्त इट्स टच एंड गो बोथ साइड्स, टच एंड गो वाली बात है। कोई भी निकल सकता है, कोई भी नाकाम कामयाब किया वो होता है। पंजाब की बात हो रही है ना उस्मान बुज़दार साहब की, वो ज़्यादा सीरियस उस वक्त हुई है जब अलीम खान साहब और तरीन दोनों ने मिल के बाकायदा तौर पर डिमांड कर दी है कि अब बात स्टार्ट होगी माइनस बुज़दार से। तो उसमें अब किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि इत्तेहादी जमातें तो एक साइड पे रख देना चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि वज़ारत आला जो है वो कैंडिडेट थे। फिर अगर उस्मान बुज़दार साहब पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना तो रात गए पंजाब के दो वज़ीर जो हैं वो चौधरी साहिबान से क्यों मिले और उनको क्यों बताया कि हम वज़ीर आला तब्दील करना चाहते हैं और अलीम खान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि अलीम खान साहब नाकाबिल कबूल, फिर बुज़दार साहब चलने दें। तो इस एक तरफ कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरी तरफ काफली को ये पैगाम भी भेजा। फिर बाकायदा तौर पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बता दिया गया कि उस्मान बुज़दार की रिमूवल जो है वो है तरीन ग्रुप की डिमांड, बाकायदा तौर पे अलीम खान एंड तरीन। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब स्टेटस को नहीं रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और आई थिंक मैं रिकॉल कर रहा था जब धरना आया हुआ था, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान राब्ते का कोई ज़रिया नहीं था। और फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब से कहा गया, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, कि कोई मामलात तय करवाएं हमारे। तो जनरल राहिल शरीफ साहब फिर आए, वो रातों को ही मुलाकात, रातों को 2 मुलाकातें हुई,
फिर कन्वेंशन सेंटर में आज भी कोई अहम मुलाकात तो नहीं हो रही है? उसमें फिर आज मेरा ख्याल है कि इनके 2 कोलीग्स हैं वो शायद मिलें और किसी से मुलाकात है। आज मुलाकात है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। तो उस वक्त आपके साथ बैठा हूं यार, मुझे क्या पता। उस वक्त जनरल, मैं तो वैसे भी लो लेवल का मिनिस्टर, तो जनरल राहील शरीफ साहब जब उस वक्त मिलने आए थे, जनरल राहील शरीफ साहब से जब ये मिलने गए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मुलाकातें हुई, तो उस वक्त सीएम पंजाब का उन्होंने कहा था कि वो स्टेप डाउन के लिए तैयार हैं, तो ये ऑफ़र इन्होंने कबूल नहीं की थी। उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब में और खान साहब में इख्तलाफात हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस्तीफ़ा होगा तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, तो वो फिर डील कैंसिल हो गई थी और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं मिला था। तो मुझे तो लग रहा है चलें अभी रातें काफ़ी लंबी हैं, काफ़ी 2-3 हफ्ते हैं अभी। अब्दुल कादिर, आज आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म ने उस मुलाकात में क्या इंकशाफात किए? देखिए, वज़ीर आज़म ने इस सारी सियासी सूरत हाल पर खुलकर आज बातचीत की है। उनसे जब पूछा पंजाब का और मरकज़ के मामलात के हवाले से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी और बातचीत के तरीके से भी ऐसे लग रहा है कि उन्हें कोई फिलहाल ज़्यादा परेशानी नहीं है। उनके नज़दीक वो ये कह रहे हैं कि ये माइंड गेम है, नर्व्स की गेम है और ये गेम उसी तरफ जा रही है जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ। प्राइम मिनिस्टर से हमने ये क्वेश्चन किया कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपके 2 बयानात सामने है सारी सूरत हाल के पेश नज़र। या तो आपने बयान दिया था कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा असेंबली में, या फिर आपने कहा कि मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे या फिर सड़कों पर निकलेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर ने गालिब का शेर सुनाया। उन्होंने कहा कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये शेर सुनाते उन्होंने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हुकूमत जा नहीं रही बल्कि मजीद तगड़ी हो रही है। और साथ ही फिर उन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर भी चढ़ाई की और कुछ जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनका भी जिक्र किया और बताया कि पैसा चल रहा है, 18 करोड़ से ऊपर तक का रेट अब जा चुका है। तो उन्हीं लम्हात में जब ये अदम एतमाद की तहरीक फाइल हो रही थी, उसी टाइम हमारी ये मुलाकात हुई और जैसी मुलाकात ख़त्म हुई तो पता चला कि ऑपोजिशन को 9 बंदे चाहिए थे, उल्टा हुकूमत ने उनके 10 बंदे काबू करने की तैयारी कर ली है। तो ये इंटरेस्टिंग गेम हो रही है। ऑपोजिशन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हुकूमती लोगों के साथ राब्ते कर लिए हैं और 172 का नंबर पूरा कर लिया है, इधर से हुकूमती कैंप्स के भी बैक टू बैक मीटिंग चल रही हैं और वो कॉलोनी जिसमें वुज़रा रहते हैं वहाँ पर आज ऑपोजिशन के लोग पहुंचे, ऑपोजिशन के रहनुमा पहुंचे और उनकी मुलाकातें हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर ऑपोजिशन बंदे तोड़ रही है तो इसका मतलब है हुकूमत भी पूरी तैयारी के साथ आई है। 10 बंदे इन्होंने भी काबू करने का दावा कर दिया है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर से जब हमने पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्या करेंगे आखिर में, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं कप्तान हूं और अपने सारे पत्ते अभी शो नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी और हुकूमत इससे भी तगड़ी होके आएगी। अच्छा, बैरूनी हाथ का जिक्र किया उन्होंने या बैरूनी हाथों का जिक्र किया, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात आई? देखिए, फॉरेन एलिमेंट्स का जब उन्होंने जिक्र किया कि ये जो पैसा चल रहा है 18 करोड़ 15 करोड़ ये जो रेट चल रहा है ये ऐसे तो नहीं चल रहा है, इसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस है। वाज़े तौर पर उनका ये इशारा इसी तरफ था कि हुकूमत को टॉपल करने के लिए या डिस्टेबल करने के लिए फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। फिर जब बात आगे बढ़ी तो एक और वहाँ पर साहब मौजूद थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आपने फॉरेन एलिमेंट्स का बैरूनी हाथ मुलव्विस होने का इशारा दिया है, ये आपकी असेसमेंट है या बतौर प्राइम मिनिस्टर आपकी मालूमात है, और कौन से ऐसे फॉरेन हैंड हैं जो इन्वॉल्व हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हैंड नहीं, हैंड्स। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा वाज़े इशारा दे रहे हैं कि फॉरेन हैंड्स या बैरूनी अनासर इस सारे मामले में मुलव्विस हैं। यही वजह है कि इतना पैसा चल रहा है और इसी पैसे की रेल पेल के मद्देनजर जो JUI के बलूचिस्तान से रुकने असेंबली हैं वो हुकूमत का साथ देने के लिए इस वजह से तैयार हुए। उनके नज़दीक वजह यह है कि उन्होंने अपनी आंखों से ये पैसा चलते हुए देखा है और उन्हें इस सारे मामले में यह पता चल गया कि बैरूनी अनासर मुलव्विस है और पैसा खुलेआम चलाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने हुकूमती कैंप को यह यकीन दहानी कराई है कि वो इस मौके पर हुकूमत का साथ देंगे। 178 के करीब अरकान की तो हमायत हुकूमत के पास है जो वो समझ रहे हैं इत्तेहादी मिलाकर, लेकिन अगर हुकूमत के पास 10 ऑपोजिशन के कैंप से भी लोग आने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी आखिरी मोमेंट पे जब मैं आपसे बात करूं, इससे कुछ देर पहले ही स्पीकर हाउस में भी एक बहुत अहम और गैर मामूली इजलास हुआ जिसमें सारे हुकूमती वुज़रा हैं, गवर्नर सिंध भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं, ये वो सारे लोग जो जाकर मिल रहे हैं। परवेज खटक को भी दौड़ाया भगाया जा रहा है, असद उमर भी आ जा रहे हैं, शफकत महमूद परवेज खटक और असद उमर किधर भाग दौड़ कर रहे हैं?
देखिए, जो नाराज अराकीन है, जाहिर बात है उनको मनाया जा रहा है, जिनके कोई तहफुजात हैं, उनका रुख किस नाराज रुकन की तरफ है किया जा रहा है। देखिए 8 से 10 के करीब लोग हैं। कुछ अरकान कल मिले हैं जिनमें रियाज फतियाना का नाम है, नवाब शेर वसान है, अंदलीब अब्बास है, कोई लाली ग्रुप के कुछ लोग हैं। वहां से आज भी कुछ लोगों को बुलाया गया, तकरीबन 8-10 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑफिशियल बताया गया कि इन अरकान की वजीर आजम इमरान खान से अलहदा मुलाकातें हुई हैं। को 8-10 अरकान आज गए थे, तो अगर अलग अलग मुलाकातें हुई हैं तो इसका मतलब यही है कि अगर उनके कोई तहफुजात हैं तो तकरीबन 28 मुलाकातें मजीद और होंगी। मैं सोच को मैं भी मिल लूं। जी हाँ, बिल्कुल, ये मुलाकातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल गालिबन कराची का दौरा करने जा रहे हैं, बहादुराबाद MKM का जो मरकज है वहां का भी दौरा कर सकते हैं और वहां पे भी उनकी मुलाकातें होंगी। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया हमें ये अपडेट्स देने के हवाले से। मोहसिन रांझा साहब, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब से सवालात काफ़ी सारे हुए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात भी हुई और इदारों को रिफॉर्म करने का एजेंडा भी लेकर चलना है। सुना देते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, जब सवाल हुआ कि इदारों के साथ जो मामलात ख़राब थे, अब इदारों की रिफॉर्म्स जो हैं उसको आगे लेके चलेंगे, कैसे लेके चलेंगे, क्या कहा मौलाना फजल रहमान ने, आइए देखते। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं और आइन के अंदर तमाम इदारों के दायरे कार मुतय्यन हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। जी मोहसिन रांझा साहब, इदारों की रिफॉर्म्स किस तरह से करेंगे, क्या एग्री हुआ है ऑपोजिशन में? देखिए, ये रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है ये तो काफ़ी अरसे से ऑन द टेबल है और अपोजिशन कई दफ़ा इस बात पे इसरार कर चुकी है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत जो है ये इसकी बहुत बड़ी नाकामी थी कि इसने पार्लिमानी निज़ाम को बिल्कुल नाकिस करके रख दिया और पार्लियामेंट जो है उसकी बहुत बेतौकीरी हुई। ये सारी कानून साजी और अदारों में जो रिफॉर्म्स का, जो तरमीम का जो कवानीन में एक एजेंडा है, ये तो काफ़ी अरसे से तय है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका चीज़ें हैं, इसमें जुडिशल रिफॉर्म से मुतल्लिका चीज़ें हैं, इससे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म से मुतल्लिका चीज़ें हैं, इसमें गुड गवर्नेंस के हवाले से रिफॉर्म्स के मुताबिक चीज़ें हैं, इसमें टैक्स रिफॉर्म्स के मुताबिक में चीज़ें, मतलब ये रिफॉर्म्स का एजेंडा तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है विच इज़ ऑलरेडी। अच्छा, ये वाले इदारे रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान। जरा एक सवाल पूछे। जी हाँ, राइट, सवाल वैसे जी, ये अक्सर ये इनकी जमात तो मशहूर है ना, पहले बाहर से पैसे लेके ये काम करने में। 89 में उसामा बिन लादेन से पैसे लेके बेनज़ीर के खिलाफ किया था, आज मिल गया। तो बेनज़ीर शहीद ने खुद भी कहा था कि ये OBL से पैसे लेके तो $1 मिलियन से कितने। अब किससे पैसे, अपने पैसे तो खर्च नहीं करते, अपने पैसों के तो घर भी नहीं बनाते, वो भी कौम के पैसे चोरी करके घर बनाते हैं, तो अपने पैसों से तो कुछ करते नहीं। अब कैसे ले रहे हैं बताइए। चले मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी मुर्तज़ा वहाब साहब, इसको जवाब जरा दे। जी 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 मोहसिन रांझा साहब जवाब दे लें। मैंने ये तो आपकी इन्हें कहें कि 2013 में जिस ऑयल कंपनीज की लॉबी ने इनको फाइनेंस किया था, इनके धरने को, हमने उनसे पैसे नहीं लिए। अच्छा, ऑयल कंपनीज की लॉबी ने, वही ऑयल कंपनीज इनके खिलाफ जी हमारी हुकूमत ने इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई है, जिनके पावर प्रोजेक्ट्स जो थे वो बंद हो रहे थे और तेल की जगह पे आगे वो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे जा रहे थे। ये वही एनर्जी की जिन्होंने आपको पैसे दिए थे धरनों में। तो आप तो 2013 में हुकूमत में थे, 2018 तक तो आप चुप क्यों बैठे? ये वही है जिनका फॉरेन फंडिंग में भी जिक्र है। नहीं, आपने 13 से 18 तक आप हुकूमत में थे, तो आपने क्या पैसे लिए थे चुप होने के? आप करते हमारे खिलाफ कार्रवाई। 14 में तो हम गए थे धरने में, तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करते, आपको बड़ी जल्दी ख्याल आया। आप तो उस वक्त असेंबली भी थे, शायद वजीर भी फॉरेन फंडिंग में भी वो पैसे सारे जिक्र है। अच्छा, ये तो पूरी उसामा बिन लादेन से तो नहीं लेना, वो तो अपनी उनकी फैमिली से तो नहीं लिया ना भाई। आपने अगर उन कुव्वतों से पैसे लिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है, तो फिर आपने तो गद्दारी की है मुल्क को कौन। अच्छा, आपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बड़ा जबरदस्त काम किया। वैसे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अदालत में जाए, आप जाए अदालत में हमारे खिलाफ लगा पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहता है, ये वही प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर BBC ने फिल्म बनाई और जो आज बाजू बैठे था उसको भी बनाई थी, प्रिंसेस एंड द प्लेबॉय। और सबूत वो आप खुद ही ट्वीट करते थे पहले। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने वाले इदारों से आपने पैसे उठाए। एंजॉय करें ना साबिर भाई, आप एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। मुर्तज़ा वहाब साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को भी शामिल हुआ। मुर्तज़ा वहाब साहब,
आगे जो अब चीज़ें आ रही हैं, हुकूमत भी काम कर रही है, हुकूमत कह रही है पैसे खर्च हो रहे हैं, नाम आ रहा है कि आपकी जमात ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, क्या ये बात सही है? खरीदो फरोख्त फिर जारी है इस दफ़ा? अरशद साहब देखिए, अब हुकूमत के पास कोई और राह फरार नहीं है अपनी नाकामियों को, अपनी नाअहली को छुपाने का, तब वो इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करेगी। अब आज इस्लामाबाद में जिस तरीके से वालेहाना इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी मार्च का, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक का जितना सफ़र था, उसके अंदर आपने देख लिया कि पाकिस्तान की अवाम ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान कर दिया कि वो इस अवाम दुश्मन हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करती। वो समझती है कि इस अवाम दुश्मन हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती की है। और मैं समझता हूँ एक अच्छी मूव है, आईनी मूव है, पार्लिमानी सियासत का एक अहम जुज है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना। तो मैं समझता हूँ हम तो अपने आईनी पॉइंट ऑफ व्यू पे पहले दिन के साथ खड़े में, पार्लियामान के साथ खड़े में हैं, और उसका आज इजहार ऑपोजिशन की जमातों ने कर दिया जब रिक्वेजिशन जमा करा दी है। अब उनस इस आइन दुश्मन हुकूमत के ऊपर है कि क्या ये स्पीकर साहब जो हैं वो अपना किरदार, आइनी किरदार अदा करते हैं कि नहीं करते। जो रिक्वेजिशन है उसके बेसिस के ऊपर 14 दिन के अंदर इजलास बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है बुनियादी तौर पर, मैं समझता हूँ जो हुकूमत कहती थी घबराना नहीं है, उसकी घबराहट नजर आ रही है। पाकिस्तान के हर हिस्से में जहाँ काफिला गया, जो रिस्पांस मिला, आज उनकी जो बौखलाहट है वो नजर ही आती है कि डी चौक को इन्होंने कंटेनर लगा के बंद कर दिया। अभी इत्तला ये आ रही है कि जो जहां से काफिला चेयरमैन साहब का गुजरा वहां पर स्ट्रीट लाइट्स को बंद किया हुआ है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है। तो ये बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, और जिन जिन लोगों को, जिन कोalition पार्टनर्स को उन्होंने इतने साल नहीं पूछा, जिन अपने इत्तेहादियों को नहीं पूछा, जिन अपने अराकीन असेंबली को नहीं पूछा, अब उनकी इंपॉर्टेंस इमरान खान साहब को नजर आ रही है। बट आई थिंक इट्स टू लेट नाउ, और इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की आवाम की होगी अब। राइट नाज़रीन, जो ग्रुप्स बने हुए हैं जिनका हमने इब्तदाइये में जिक्र किया, जहांगीर तरीन साहब, इनके हवाले से जब केसेस शुरू हुए तो जहांगीर तरीन ने एक कहा था सब कुछ खोल के रख दूंगा। क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। कि हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस वक्त मीडिया के सामने हर चीज खोल के रख दूंगा। जी नाजरीन, और वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह कहा था कि जब करप्शन के लोगों के खिलाफ केसेस शुरू होते हैं तो कहते हैं हुकूमतें गिरा देंगे। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने, कि आज भी कुछ जिक्र किया, आइए सुनते हैं। जो कानून की हुक्मरानी है वो इसलिए मुश्किल हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जहाद हम लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। वो एनआरओ मांगता है, वो ब्लैकमेल करता है कि अगर आपने मुझे मेरी चोरियां माफ ना की तो मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा। ये है यहाँ मुल्क का अलमिया बना हुआ। जनरल मुशर्रफ जैसा मिलिट्री डिक्टेटर ने भी घुटने टेक के एनआरओ दे दिए, लेकिन आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो एनआरओ तो नहीं देने लगा। जब तक जिंदा है इनको एनआरओ नहीं देगा। जहाद लड़ेगा इनके अगेंस्ट, क्योंकि इसमें मेरे मुल्क की बेहतरी है। साबिर साहब, कोई क्लीन चिट जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप मांग रहे हैं, ऐसी इतलात हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वो ना सिर्फ क्लीन चिट मांग रहा है बल्कि वो कहते हैं मुकदमा भी वापस हो, पब्लिकली गलती का इतराफ़ भी किया जाए, और जो जो मुलव्वस है उनको उनकी सीटों से हटाया जाए, और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। तो ये तो डिमांड है। और अलीम खान साहब ने भी गवर्नर सिंध से ये बात की है कि जनाब मेरे 100 दिन जो जेल में मुझे रखा गया उसका हिसाब कौन देगा, मुझे क्यों गिरफ्तार करवाया गया, बतौर सीनियर वज़ीर था मैं तो ये मिले जुले दोनों के गिले शिकवे हैं, जहांगीर तरीन साहब के भी और अलीम खान साहब के भी। जी काशिफ भाई साहब, आपके पास भी इस तरह की इतलात हैं कि वाकई कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप जो है क्लीन चिट मांग रहा है, और पीटीआई क्या सोच रही है कि वाकई जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, एहतसाब होना चाहिए था? क्लीन चिट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों से आज जो मेरी मुलाकात हुई, मेरी तरीन साहब के बारे में बात नहीं हुई। पहले बात हो चुकी है। पीटीआई के अंदर अपनी बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हुई है। पीटीआई के अंदर ग्रुप मौजूद है, लेकिन इंक्रीजिंगली जिससे मैं मिल रहा हूं, अलीम खान के बारे में सारे कहते हैं उसके साथ ज्यादती हुई। आज भी मैं अभी कहीं गया कि जो लोग मिलने गए थे कभी एक से, आप तो खबर भागना पड़ता लेने के लिए, अलीम खान के साथ वाकई ज्यादती हुई। आप मिनिस्टर साहब से पूछेगा, ये आपको बताएंगे कि वाकई ज्यादती हुई या नहीं, लेकिन ये एलिमेंट मौजूद है। ज्यादती इसलिए क्योंकि देखिए हर आदमी जो पॉलिटिशियन है ना, वो हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से देखता है, वो हर चीज को टेक्निकल एंगल से नहीं देखता कि क्या वाकई गिरफ्तारी ठीक है। वो कहता है जनाब हमारे लोग थे, हमने इनको गिरफ्तार किया, इनको जेलों में डाला,
अब जाहिर है अगर ये हमारे से नाराज है कि मुझे जिस साबिर साहब कह रहे हैं 50 दिन अंदर क्यों रखा, तो जहांगीर तरीन का ये कहना है कि तुमने मेरे बच्चों पे, मेरी बीवी पे FIR क्यों कर। प्राइम मिनिस्टर साहब आज ही कह रहे हैं ब्लैकमेल करके NRO मांग रहे हैं, नहीं तो हुकूमतें गिरा देंगे। इनके बारे में भी कह रहे होंगे, आई एम श्योर, अगर कह रहे हैं। लेकिन अगर कह रहे होते, सुने, अगर कह रहे होते तो जहांगीर तरीन को फोन करने की क्या जरूरत थी? अगर एक आदमी चोर है, करप्ट है, तीमारदारी के लिए कभी नवाज शरीफ को फोन किया, शहबाज शरीफ को फोन किया? फूल तो भेजे थे मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब को जेल में जब बीमार थे। अच्छे वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कभी दोस्ती भी नहीं थी, तो जिसके दोस्त को ही फोन करते ना। अच्छा, मैं जरा पूछ लूं, मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने सुना साबिर शाकिर और काशिफ दोनों की बातचीत और वजीर आजम का बयान भी बड़ा क्लियर है। जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ जो केसेस थे, आप समझते हैं वाकई ज्यादती हुई और अब NRO दिया जा रहा है उन्हें, या उनके केसेस बंद किए जाएंगे, ढील दी जा रही है उनको? देखिए, इस तरह की तो कोई चीज नहीं हुई, ये तो कयास आराई है। जो जहांगीर तरीन साहब ने बात की थी वो अपने माजी के सियासी हलीफ, सियासी दोस्त जिसको उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उसके बारे में अपने गिले शिकवे की बात की। और परहैप्स उनका इशारा ये था कि उनके साथ प्रोसिक्यूट उनको किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। और हम तो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान साहब, चूंकि वो सिर्फ अपनी जात से उनका इंटरेस्ट है, वो कभी भी और चीजों को देखते नहीं हैं, तो वो लोगों को कुर्बान कर दें, लोगों को प्रोसिक्यूट कर लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। और हम बार बार कहते थे किसी के खिलाफ शवाहिद हैं, कोई एविडेंस है तो बिल्कुल प्रोसिक्यूट करना चाहिए। लेकिन ये इस तरीके से कार्रवाई करना अगेन शो करती है कि खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। मैं समझता हूं कि खान साहब ने एक बार नहीं, तवातुर के साथ गलत फैसले खुद किए। मैं तो अरशद साहब आपके टीवी चैनल पे आए थे जब चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट खान साहब की हुकूमत ने इशू की थी, और मैंने ये एविडेंस पेश किया था कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो चीनी का हमारे यहाँ बहरान आया था, उसकी बुनियादी वजह चीनी को एक्सपोर्ट करने का जो फैसला किया गया था, और वो फैसला जो है जहांगीर तरीन का नहीं था, वो फैसला किसी ऑपोजिशन जमात का नहीं था, वो फैसला इमरान खान साहब ने बहैसियत मिनिस्टर कॉमर्स उस समरी को मूव किया था, बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान हेड ऑफ काबीना के अप्रूव करने के बाद किया था। तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इमरान खान साहब के साथ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन और लोगों के साथ कार्रवाइयां बार बार होती रहीं। मोहसिन रंजन साहब, यही शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन और दीगर के नाम भी उसमें शामिल थे। आप समझते हैं जहांगीर तरीन अलीम खान के साथ ज्यादती हुई इन केसेस के हवाले से? देखिए, ये तो अब PTI को ही बेहतर पता है। जिन्होंने इनको, अगर उन्होंने उनका रोल था तो उनको सजाएं देते, उनको जेलों में भेजते, ये तो इनका काम था। और जहाँ तक उनका ये क्वेश्चन उठता है कि उनके साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई, तो ये तो इमरान खान की एक, देखें आप, जब एक बंदा आपको पता होता है कि उसके ऊपर ये उसके क्वेश्चन मार्क्स हैं और उसके ये इश्यूज हैं, आपने कोई भी इनका इलाय उठा के देख लें, चाहे जहांगीर तरीन है, चाहे अलीम खान है, कई ऐसे इनके स्पेशल असिस्टेंट्स गुजर चुके हैं। इवन परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी जान बचाई थी अपनी। उसके अलावा आप ऊपर देख लें, जब भी किसी ने इनको क्वेश्चन किया, चाहे वो परवेज खटक साहब थे, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी थे, इनके करीब 3 बंदों में से भी जब भी किसी ने कोई बात की, क्वेश्चन किया, तो उनको भी नैब और उनको भी शहजाद अकबर साहब की जो पूरी हिकमत अमली थी उसका सामना करना पड़ता था। तो ये तो इमरान खान पे जिसने भी ये लंबी लिस्ट है, इन्होंने जितना अपने मोहसिनों को, ये मोहसिन कश किस्म की शख्सियत है, जिस लोगों ने भी इनके साथ भला किया इन्होंने उन्हीं का नुकसान किया है। अली जैदी पता नहीं किस तरह बच गए, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही, अल्लाह इनको बचाई रखे। लेकिन खैर अब तो टाइम भी कोई नहीं रह गया। लेकिन ये है कि ऐसे बड़े कम लोग हैं, 2-4 लोग जो हैं जो बच गए, बाकी तो इनके कौन से बंदे, मेरे ख्याल से अक्सरियत जो है वो तो मसाइल का शिकार हुई है। जो काबीना में बैठे, नैब और हर चीज जो है वो उनके ऊपर इस्तेमाल की गई, अपने लोगों को अंडर प्रेशर रखने के लिए उनके ऊपर भी नैब इस्तेमाल की गई। मिनिस्टर साहब, ये वाकई जो जहांगीर तरीन अलीम खान के साथ ज्यादती की आप लोगों ने? मुझे देखें, मैं आपको, इंक्वायरी हुई, मैं लेट्स टॉक वन स्टेप, एक जाके JKT को अलग कर दें, अलीम खान को अलग कर दें। JKT के ऊपर एक है, इल्हाक किया अभी की बात नहीं, इंक्वायरी तो अलग अलग हुई थी ना। JKT के ऊपर इंक्वायरी हुई, JKT को अगर डर नहीं था तो JKT को चाहिए था कि आगे सामने बैठता। मैंने आपके शो में बैठ के कहा था, यहाँ पे आए और बैठे, बोलो ये रहे कागज, ये सब बकवास है। मेरे ऊपर करी ना, मेरे पे की ना समोसे पकौड़ों की, मैंने यही किया। समोसे पकौड़ों, वो समोसे पकौड़ों की थी ना, कि समोसे अली जैदी पता नहीं 18-1.5 मन समोसे खा गया किसी को रमजान में। मैंने कहा हाँ, ये रहा जवाब, ठीक, इस पे एक्शन लेना तो लेने।
फिक्र ना करें, आप भूल जाएं, आपके प्रोग्राम का क्लिप है मेरे पास, मुझे कोई डर नहीं था, जो सवाल पूछे मेरे प्रोग्राम का क्लिप जब आप पब्लिक लाइफ में है ना, नहीं आपके प्रोग्राम में किसी ने बैठ के कहा था, जब नहीं इनके प्रोग्राम में बैठ के अरशद शरीफ ने नहीं, किसी और साहब ने कहा था, दोस्त ने वो भी, जब आप पब्लिक लाइफ में है ना, कोई चीज नहीं छुपी हुई, हर चीज सामने है, छुपाएंगे तो उसका कहना चाहें जहांगीर तरीन इज नॉट क्लीन। मेरा उस पर इतराज है, मुझे नहीं पता क्लीन है कि नहीं, उनको जवाब देना चाहिए था। उन्होंने जो ये किया ना कि ग्रुप बना के और ये किया, इधर मेरा उनसे इख्तिलाफ था, इधर मेरा इख्तिलाफ था, और आपके शो में भी मैंने किया और बाकी टीवी शो में भी किया। देखिए नहीं बात देखिए, जहांगीर तरीन की हमारी पार्टी में पहले से थे, ये भी मैं आपके शो में हर शो में कह चुका हूं, उनकी खिदमात है बिल्कुल है, गवर्नमेंट बनाने में उन्होंने हेल्प की बिल्कुल की, उन्होंने बंदे आइडेंटिफाई किए पंजाब में बिल्कुल किए, लेकिन ये उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए किए थे कि अपने लिए किए थे। मैं आपको आज बता देता हूं, गिनवा देता हूं, जिनको 20 एमपी हैं कराची के, जिनको मैं हैंड पिक करके पार्टी में लाया था, वो एमपी बन गए, वो मेरा ग्रुप नहीं है, वो इमरान खान के एमपी हैं, तहरीक इंसाफ के एमपी। मैं भी बोलूं जी मेरे 20 एमपी है मेरे साथ खड़े हुए, मैं ग्रुप 28 में से 18 मेरे पास है तो मैं ग्रुप बना लूं, ऐसे नहीं होता। व्हेन यू ब्रिंग इन समबडी, आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप मुझसे ज्यादा पोटेंशियल है, आप इंशाल्लाह मुझसे आगे चले जाएं। मैं चाहता हूं सारी पार्टी के लोग मुझसे आगे चले जाएं यार, ये तो अच्छी दुआ है, वो फायदा ही होगा ना मुल्क का। लेकिन जब आप ग्रुप बना लेते हैं, क्लीन चिट देंगे जहांगीर तरीन को जो कि मुझे क्यों, मेरा इख्तियार ही नहीं है ना, मेरा नाम, मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हूं ना एफआई है मेरे। आप जानते हैं इमरान खान साहब को इतने अरसे से? बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो देंगे क्लीन चिट? वन थिंग प्रिडिक्टेबल अबाउट इमरान खान, सुन ले मेरी जवाब, आप भी सुन ले शाबिर भाई, इमरान खान के बारे में एक चीज प्रिडिक्टेबल है कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बस ये प्रिडिक्टेबल है खान साहब के। नहीं वो आप उनको सिफारिश करेंगे? मैं अगर वो मुझसे पूछेंगे मैं अपनी राय उनको बंद कमरों में दे दूंगा कि मेरी नजर में क्या करना चाहिए, उनकी मर्जी है, वो देते रहता हूँ मेरा। आपकी आज भी मिला, कल भी मिला, मैं रोज मिलता हूँ। आपकी जाती राय क्या, तरीन साहब के साथ कोई ज्यादती हुई? मैंने तो केस ही नहीं पढ़ा, इतनी मोटी शुगर इंक्वायरी की कमीशन आई थी, हमारे पास अपने कागजात नहीं है, मैं वो किताब पढ़ूं बैठ के। सुना तो मैंने है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, मैंने क्वेश्चन किया था टीवी शो में बैठ के, मैंने तो आपके ख्याल में तरीन के साथ ठीक हुआ? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे नहीं पता उनका ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि उनके ऊपर एक इंक्वायरी आई, उनको चाहिए था कि टीवी पे बैठते जिस तरह वो बैठ के नहीं वो तो कहते हैं और जवाब देते अपने सवालों का, नहीं वो तो पब्लिक लाइफ में है वो तो कहते हैं मैं अब केस भुगत रहा हूँ, मेरे वकील मौजूद है, मैं खुद बेल पे हूँ, मेरा बेटा बेल पे है, वो तो सब उधर एफआईए में है। मैंने तो नहीं काटी ना, मैं गवर्नमेंट का उधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट के इदारे ने काटी, वो इसका जवाब बेहतर दे सकता है। अब मुझसे मैरीटाइम का पूछे, मैं एविएशन का तो नहीं दे सकता। नंबर 2, अलीम खान की जहां तक बात है, देखें अलीम खान को जिस तरह उन्होंने किया अलीम खान के साथ नैब वालों ने, वो ज्यादती थी, सोल कन्फाइनमेंट ले लिया और उसको वो, अब केस उनका सही है कि नहीं है ये मैं वकील नहीं हूं ना मैंने देखा, लेकिन उस वक्त उनके साथ जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, इट वाज अनकॉल्ड। अली भाई, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, अलीम खान साहब कहते हैं मैं गिरफ्तार हुआ नहीं, मुझे गिरफ्तार करवाया गया। ये तो फिर अलीम खान को पता होना चाहिए किसने करवाया। उन्होंने गवर्नर सिंह को बताया, वो मैंने गवर्नर सिंह भी नहीं है लकीली, तो मैं क्यों, अगर उन्होंने गवर्नर सिंह को बताया, गवर्नर सिंह ने पीएम को बता दिया होगा। देखिए मैं ईव्स ड्रॉपिंग नहीं करता, मेरे सामने पब्लिकली बताया है, बल्कि आपको सुना देते हैं, आइए जरा सुनते हैं अलीम खान साहब का गिला। मैं कमेंट कर दूंगा अगर उन्होंने पब्लिकली कहा है। मेरे साथ तो अपने साथ काफी कुछ हो गया, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसके कहने पे हुआ, ये भी मुअम्मा है। मैं तो पूछता हूँ मेरी पार्टी को इसका क्या फायदा हुआ, अगर मैं 100 दिन जेल में रहा या मेरी लीडरशिप को इसका क्या फायदा हुआ? जी नाम तो नहीं लिया ना, मुअम्मा कह दिया ना, मैं भी मुअम्मा कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता लीडरशिप को क्या फायदा हुआ। सर ये कानून के मसले, मुझे क्या पता है यार, क्यों किसी ने। मोहसिन राजा साहब एक मेरी बात सुने, एक सेकंड, छोटा सा, अगर कोई केस क्लैरिटी से है, किसी के ऊपर भी है, इररिस्पेक्टिव, वो ये नहीं देखता, कभी कानून को नहीं देखना चाहिए कि वो फेवर में है कि अगेंस्ट है। मैं आपको सिंपल मिसाल, मैंने अभी आपके शो में बैठे हुए ट्वीट किया है, ऑल्दो हमारे पास नंबर्स नहीं है, कल सेनेट का इलेक्शन है, फैसल वाडा जिस सीट पे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कल उस पर सेनेट का इलेक्शन है, हमारे पास ऑपोजिशन की कंबाइंड नंबर्स नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स है 99 उनके पास हैं, और 2 शायद हमारे भी उनके पास चले गए हैं, तो 101 हो जाए, हमारे पास 63 62 जो भी हो। हमने डिसाइड किया सारे जमातों ने मिलकर, ऑपोजिशन पार्टी ने, कि हम इलेक्शन में, ऑल्दो हमारा कैंडिडेट है तहरीक इंसाफ का, हम बायकॉट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, एक सेकंड, क्यों कर रहे हैं, सुन ले, क्यों कर रहे हैं, मैसेज देने के लिए, ऑल्दो वी वुड हैव लॉस्ट इररिस्पेक्टिव, क्यों कर रहे हैं,
इसलिए कि जिस केस पे फैसल वाडा डिस्क्वालीफाई हुआ डुअल नेशनैलिटी के केस पे, उस केस पे मुराद अली शाह भी डिस्क्वालीफाई हुआ था। उस केस डिस्क्वालिफिकेशन की आज तक हियरिंग लगी हुई है कोर्ट में। हमने रिक्वेस्ट की है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जी वो केस भी तो सुन लेना। शाजिया मरी का केस जाली डिग्री का 3 साल से लगा हुआ है हाई कोर्ट में सिंध के, वो डेट पे डेट ले रही है, वो केस भी सुन लेना। मुकेश चावला का केस फेक डिग्री का 3.5 साल से लगा हुआ है, वो केस भी सुन लेना। मेरा कहने का मकसद है केसेस फिर आप सारे सुने। ये नहीं हो सकता कि जी, आप 3 साल 4 साल केस ही कोई नहीं सुन रहा, डेट पे डेट। मेरी वजारत में, एक सेकंड, जो मेरी वजारत में तेरी पीटीआई अपना केपीटी के अंदर वो 8-8 साल से केस लगे हुए स्टे पे स्टे, कभी इधर का वकील मिल जाता है, कभी उधर का वकील मिल जाता है, वो हियरिंग ही नहीं होती। एक केस आपको याद है मैंने रिकवर किया था 2.5-3 अरब रुपए, डू यू रिमेंबर अरशद? मैंने आपको चेक किया, मैंने कहा ये लें जी, सब मुझे कह रहे थे नहीं हो सकता है, मैं कैसे लेके आया? क्योंकि वो 2.5 अरब रुपए थे, $15 मिलियन। मैंने वकील बदला, मैं कहा इसको खत्म करके दो, वो तगड़ा वकील था, उसने करके दे दिया। यहाँ इश्यूज हैं, ये सिस्टम के इश्यूज हैं, पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते कानून किसी के ऊपर भी। मोहसिन रांझा साहब, जो एहतसाब चल रहा था, बैठ के करेंगे, आपने छोड़ दे अर्शद को, डजंट वर्क लाइक दैट। जी मुत्सब साहब, एप्लीकेशन ऑफ लॉ वो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं सब पे बराबर होनी चाहिए। फैसल वाडा प्योरी आपकी जमात के इतनी सारी मिसालें दी, उन पे वो कह रहे हैं कि केसेस लटकते जा रहे हैं। आपको भी केसेस असल में अली जैदी साहब अब इतनी परेशानी और बौखलाहट का शिकार हो गए क्या वो सिर्फ पीपल्स पार्टी या नून लीग कोई ऑपोजिशन की जमातों को नहीं, अब अदालतों को भी बुरा भला कह रहे हैं। मैं तो कोई बुरा भला नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अली मेरी बात सुन लीजिए, आपने बात कर ली है, तकरीर कर लिया आपने, आपकी फ्रस्ट्रेशन का मुझे अंदाजा है, जब से मैं आपको रिस्पांस मिला है ना उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे पता है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। मुराद अली शाह साहब के खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं। मुराद अली शाह साहब का जो मुकदमा था उसके अंदर अदालत ने उस मामले को रिजॉल्व किया। फैसले के बाद जब वो बाइज्जत बरी हुए, उसके बाद उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट किया और उसके बाद वो असेंबली के मेंबर बने। इनको पता होना चाहिए किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले। प्रॉब्लम पीटीआई का ये है कि इल्जाम पहले लगाते हैं, सोचते ये लोग बाद में है। अगर शाजिया मरी साहब का केस अदालत में पेंडिंग है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि 2 बार उसके ऊपर फैसला रिजर्व हुआ है। आप मुझे बताइए पिछले 4 साल में आप हुकूमत में आपने अदालती रिफॉर्म्स के लिए क्या काम किया? हम तो बार बार कहते हैं कि इस मुल्क की अदालतों में इतने हजार केसेस पेंडिंग है। आप मुझे बताइए, आपकी हुकूमत ने मीडिया की जबान बंद करने के लिए कानून साजी लिया है, आप सियासी जमातों के लीडरान को बंद करने के लिए तो आपने फैसले कर लिए, आपने अदालती निजाम को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। मैं समझता हूँ ये एक नाकाम लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, नाअहल हैं, नाअहल टू द कोर। इनको पता नहीं है हुकूमत कैसी चलाई जाती है और हर चीज का ये जो ब्लेम गेम है किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा अली जैदी साहब, अब आपने जो 3.5-4 साल में इस कौम के साथ ज्यादती की है, अब वक्त आ गया है कि टेबल्स आर टर्निंग। जितने स्कैंडल आपके दौरे हुकूमत में आए हैं, चाहे गंदुम का स्कैंडल हो, चाहे चीनी का स्कैंडल हो, चाहे अद्वियात का स्कैंडल हो, पेट्रोलियम का स्कैंडल हो, सर्कुलर डेट का स्कैंडल हो, हर चीज के ताने बाने आपकी क़यादत से मिलते हैं, आपकी हुकूमत से मिलते हैं। कोई कार्रवाई आपके हुकूमत में आपके इत्तेहादियों के खिलाफ, आपके वुज़रा के खिलाफ नहीं हुई। आपने अपने वजीर को आपने अपने वजीर को आपको याद होगा आपके एक वजीर को आपने अद्वियात स्कैंडल के बाद हटाया, हटाने के बाद आपने उसको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। पता है आपको? आजम स्वाति आपका था उस वजीर को जिसको आपने हटाया था। जहांगीर तरीन साहब आपके, जहांगीर तरीन साहब कोई वजीर नहीं थे, जहांगीर तरीन साहब कोई वजीर नहीं थे। बाबर अवान साहब हमारी जमा, कुछ सारों ने केस भुगते हैं हमारी जमा, हमने किसी को नहीं स्पेयर किया। ये तो आप हैं, आप वैसे ही मुझे बताए ना, आप एक कराची के, अभी आप वैसे कानून को जजिया तो आप टीवी में बैठ कर ढेर हैं, आप कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप तो हो ही नहीं, आपको तो नॉन पॉलिटिकल होना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कैसे लगे हुए वहाँ पे? आपके ऊपर तो केस खत्म नहीं किया हुआ है, क्या बात करते हैं? और मैंने आपके प्रोड्यूसर को शाजिया मरी की पूरी फाइल भेजी, चला देना, चला दे, बताएं उनको कौन सा फैसला रिजर्व हुआ है। वो डेट पे डेट लेती आ रही है 3.5 साल से। मुराद अली शाह का केस आज सुप्रीम ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास है, मैं आपको फैसला दे दूंगा, इनको पता नहीं। अच्छा चलें, ये अदालतों के मामले अदालतों में रहेंगे। मैं जरा जब वो बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब, एक चार्जशीट जो आज शहबाज शरीफ जी चूज ना करें यहाँ पे बैठ के। अच्छा साहब, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी, मुझे बताइए कि इस मुल्क के वजीर खराब हो सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है, लेकिन जो वज़रा का हेड है, जो वजीर आजम है, जो गलत फैसले करता है,
जिसकी क़यादत में, जिसकी लीडरशिप में काबीना फैसले करती है। यार आप आसिफ जरदारी की लीडरशिप में बैठे हो, मुर्तजा खुदा के वास्ते, आसिफ अली जरदारी की लीडरशिप। अच्छा, मैं मोहसिन राना साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने जो चार्जशीट दी उसमें फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन रिलेशंस जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसका जिक्र किया, बल्कि आपको सुना देते यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका क्या जिक्र किया शहबाज शरीफ ने, आइए देखते हैं। उसामा बिन लादेन से खारजा महाज में बदतरीन इनकी नाकामी है कि पाकिस्तान के वो दोस्त जिन्होंने अच्छे वक्तों में और बुरे वक्तों में, जंग और अमन में पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, उनको खामखा नाराज कर दिया। यूरोप में अभी जो तकरीर की मेल्सी में इंतहा कर दी, अपना बैठे बिठाए हमारे यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक को नाराज कर दिया। और सबको पता है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो यूरोपियन यूनियन से और बाकी अपना नॉर्थ अमेरिका के साथ अरबों डॉलर की ट्रेड है। बैठे बिठाए आपने जनाब कारतूस चला दिए। इसीलिए शायद यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहा कि आप सालिस का किरदार अदा करें। इसीलिए शायद शहबाज शरीफ की वो तकरीर आने वाली से डर गए थे एक दिन पहले। क्या जी बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राना साहब, फॉरेन पॉलिसी पे हुकूमत तो कहती है बहुत सक्सेसेस हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नहीं है, तो मामलात ही मुख्तलिफ हैं, ऐसा ही है? देखिए, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं और जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा मिसमैनेज किया डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की, आप देख लें किसी भी काउंट पे जहाँ पे भी हमें चैलेंजेस आए इंटरनेशनली तौर पे, हमारी क्या रही है बात? ना हमें अक़वाम मुत्तहिदा में सिवाय एक तकरीर, तो एक इनका वैसे एक मशगला है, तकरीर से तो मसले हल नहीं होते। कोई कंसेंसस बिल्डिंग कश्मीर के ऊपर आप कोई एक भी चीज़ करवा सके हो, कोई एक करारदाद लेकर आ सके हो, कुछ ऐसा काम करवा सके हो कि वहाँ पे आपका भी पॉइंट रजिस्टर हो जाता। उसके अलावा आपने बाकी इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, एनेक्सेशन कर दी कश्मीर की, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सके, ना अपने दोस्तों को साथ मिला सके, ना आप इवन अब कभी आप का रुख हो जाता है CPEC के ख़िलाफ़ हो जाता है। शुरू में आपके वज़रार, फिर किसी को जाके आपके बिहाफ पे उनको माजरत करनी पड़ी और उनको मनाना पड़ा कि जी जो हो गया गलती होगी, छोड़ें आगे करें। आपके वो पहले CPEC के पीछे पड़े रहे, फिर उसके बाद अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, फिर उसके बाद अब EU पूरी को क्वेश्चन कर दिया। कितना पाकिस्तानी है उन ममालिक में जो वहाँ पे नौकरी कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है? उन पाकिस्तानियों के बारे में सोच लें। हमारे कितने लोग हैं उन ममालिक में जिनको वहाँ पे जिनका रेमिटेंसेस, जिनका आप जिक्र करते हैं कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बड़ा कुछ किया, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने मुल्क के उनके रिलेशंस के बारे में भी नहीं सोच रहे, और आपकी जो हिस्ट्री है ताल्लुकात की इन ममालिक के साथ उनके बारे में भी नहीं सोच रहे। और डिप्लोमेटिक क्या चीज़ें होती हैं, आपने बात करनी है तो आप अंदर कमरे में बैठ के पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है और फिर आपस में डिस्कशन के बाद एक कंसेंसस बिल्डअप होता है, और ये नॉर्मल पूरी दुनिया में होता है। आप अपने जो जितने भी मामलात हैं डिप्लोमेटिक सफारती तल्लुकात उठा के आपने उनको स्टेज के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिस तरह ये कोई आपका मतलब मियाँ वाली का मसला है और ये कोई बैनुल अक़वामी मसला नहीं है। आपने तो इस तरह बना दिया हमारे सफारती तल्लुकात को कि ये मियाँ वाली के कोई वता खेल के और किसी और खेल के आपस में कबाइल के मसाइल हैं और आप डिस्कस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, आप एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? बल्कि उन्होंने एक एब्सोल्युटली नॉट का जिक्र भी मैं भी कहता हूं ना, मैं भी एब्सोल्यूट रबिश चले, ये इतनी एग्रीमेंट है। एब्सोल्युटली नॉट का मोहसिन राना साहब ने नाज़रीन किया गालिबन जून 2021 में, 19 जून 2021 वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में ड्रोन हमलों के हवाले से पूछा गया था, बेसिस के हवाले से पूछा गया था कि फ्रंट बेसिस देंगे या नहीं, और उस इंटरव्यू में जो सवाल था उसके जवाब में वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आइए देखते हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory. ये वो थे जो कहते थे कि यहाँ मारे जाओ, हम शोर करे जाएंगे, भूल ना जाए, वो भी चला देना। ये वो थे, यहाँ तुम मारे जाओ हमारे लोगों को, हम शोर मचाएंगे, तुम मारे जाओ। अच्छा मोहसिन राना साहब, इसके बाद एक मुलाकातों का सिलसिला हुआ, यूएस काउंसिल जनरल बल्कि अदील राजा के तस्वीर दिखा सकें, यूएस काउंसिल जनरल की मुलाकातें हुई, यूएस चार्जी अफेयर्स की मुलाकातें हुई, सितंबर अक्टूबर की ये बात है, और ये तमाम मुलाकातें जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत से भी हुई। तो इसमें इश्यूज़ क्या डिस्कस हो रहे थे?
इश्यूज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही थी, अफगानिस्तान डिस्कस हो रहा था, या कि माजी में जो विकी लीक्स में चीज़ें आई हैं? पहले आपसे जान लेता हूँ, मुर्तज़ा वहाब साहब के डोमेस्टिक इश्यूज भी डिस्कस हुए इसमें। मुर्तज़ा वहाब साहब, अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब को आवाज़ नहीं जा रही। मोहसिन रांझा साहब, आप बताना चाहेंगे कौन से इश्यूज इसमें डिस्कस हुए इन मुलाकातों में? फॉरेन अफेयर्स हो रहे थे या डोमेस्टिक इश्यूज? देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान का मसला था, अफगानिस्तान में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो सलामती कौंसिल के हमारे इजलास भी हुए, और उन इजलासों में जो अगर डेफिसिट बिटवीन हमारे में और अमेरिकन गवर्नमेंट में कोई अगर क्रिएट हुआ था, तो ऑब्वियसली उसको हमें बेहतर करने के लिए, बिकॉज हमने एक मिलिट्री माइट है, एक इकोनॉमिक माइट है इस दुनिया की, हमने उसको ऑन बोर्ड रखना है, हमने उसको एंगेज रखना है। और मेरे ख्याल से ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए, इसमें पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ एक बड़े बैलेंस तरीके से इन द नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। तो इसके बीच में तो मेरे ख्याल से हम सबको, और ये कंसर्न था उनका, बिकॉज इश्यूज थे, जो इश्यूज उनके एड्रेस नहीं हो रहे थे उसके ऊपर वो बात करना चाह रहे थे, और वो हमारा कई जगहों पे ऊपर हमारे रोल के ऊपर कि हम तालिबान को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या तरीकाकार होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली उनकी वहाँ पे स्टेक थी। और हमारे लिए भी एक ये, बिकॉज दिस वाज ऑल टुगेदर, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो पूरी दुनिया में कई सदियों बाद एक सुपर पावर को, बल्कि दहाइयों बाद रशिया के बाद, फिर अभी ये एक बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ क्राइसिस था इंटरनेशनल, जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में हुआ था। तो हमें एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा बैलेंस, और बिल्कुल, और वो अपोजिशन के साथ ये बातें हो रही थी। मुझे एक वक्फा लेना है नाज़रीन, वक्फे के बाद इन इश्यूज करेंगे, क्योंकि वजीर आजम कह रहे हैं कि कोई बैरूनी कुव्वतों का भी हाथ है, अपोजिशन की मुलाकातें भी हुई। मोहसिन रांझा साहब कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज थे, हुकूमत के साथ डेफिसिट था, इस पर भी बात करेंगे। और ये मामलात आगे किस तरह से जाएंगे, और जो रातें हैं अगले 3 हफ्ते की, उसमें कौन कौन सी मुलाकातें होंगी, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मूव कर दी है, और इस हवाले से हमारी ये ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। अलीज़ैद साहब, जो बात हुई थी उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म, उस्मान बुज़दार साहब आपको अगले 3 हफ्ते में वज़ीर आला पंजाब नज़र आ रहे हैं, या कि उनके खिलाफ भी आप समझ रहे हैं कि कुछ मूव सीरियस चल रही है? प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, मैं क्या कमेंट करूँ? प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक अ डिसीजन ना, मैं क्यों? जितनी मुलाकातें हुई, काफ लीग की भी मुलाकातें हुई, तारिक बशीर चीमा साहब भी कल मिले, मैं आपकी मिनिस्ट्रियल कमेटी से भी उनकी मुलाकात हुई, उसमें क्या बातचीत हुई? वो जो बातचीत हुई वो कमरे में हुई, टीवी पे होनी थी तो आपको बुला के बैठा लेते वहाँ पे टीवी कैमरे के साथ। इस क्राइसिस से सर कैसे निकलेंगे? क्राइसिस उनके लिए है साबिर भाई। देखें नाली भाई, बात सुने, मेरी बात तो सुने। देखें, बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब इस वक्त क्वेश्चन बने हुए हैं, सिंपल। काफ लीग, ये ऑन द रिकॉर्ड सारी चीज़ें आ चुकी हैं, कोई हम ढकी छुपी नहीं कह रहे। काफ लीग को मैसेज भेजा गया रात लाहौर में कि जी ये मसला आ गया, तो अलीम खान साहब उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद एक नई स्टोरी बन गई। आज फिर अलीम खान ग्रुप ने, तरीन ग्रुप ने अनाउंस कर दिया कि माइनस बुज़दार से काम स्टार्ट होगा। तो हमारे यहाँ कुछ बारगेनिंग होती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाहिर है, वो तो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं ना, उनको तो नहीं ना पता बाहर 150 चीज़ें क्या हो रही हैं। उनके पास तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स होते हैं, उनके एडवाइज़र होते हैं, वो सारी बातें बताते हैं। तो आप भी तो कुछ उनको एडवाइस करेंगे, आप बहुत करीबी हैं उनके, कि इस क्राइसिस से निकलना कैसे है, ये सारी सिचुएशन को डिफ्यूज़ कैसे करना है। मैंने जो बात करनी थी मैंने कर ली उनके साथ, मैं करता रहता हूँ। तो हमारे साथ भी थोड़ी बहुत शेयर कर दुनिया को सुनाने की क्या जरूरत है? जो मेरा व्यू था मैंने दे दिया, फैसला उन्होंने करना चाहिए, फैसला करेंगे, सामने आ जाएंगे। आपका क्या व्यू है? उस्मान बुज़दार साहब को रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए? डिस्कशन ही और है ना, असल में क्राइसिस में तो वो पड़ गए हैं, अब उन्होंने 172 पूरे करने हैं। हमारा क्या काम है? उनका एक जमहूरी हक था कि उन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, अब 172 उन्होंने पूरे करने। 172 मुर्तज़ा वहाब साहब, आज आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, क्या कहा उन्होंने? बल्कि एक सवाल आया कि नाम भी क्या बता दूं, क्या सवाल जवाब हुआ, आइए देखते हैं। सिर्फ हम बेजार नहीं है, जो असेंबली में बैठी हुई पार्टी
हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। क्या वोटों की तादाद बता सकते हैं? अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। जी मुर्सवाब साहब, काम पूरा है आपका, कितने नंबर्स आपने टारगेट किए हुए हैं? देखिए टारगेट तो नेचुरली 172 का अरशद साहब, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कोई पीटीआई की अपनी हुकूमत नहीं है, मखलूत हुकूमत है, इनके इत्तेहादी हैं। माजी में भी इनके इत्तेहादी कुछ इत्तेहादी इनको छोड़ के जा चुके हैं जिस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं, और भी बहुत सारे इत्तेहादी जो हैं वो इनके साथ मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है। इसी तरह इनके अपने बहुत सारे जो अरकान असेंबली हैं वो इनके साथ मुतमईन नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो उसके लिए सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से अवाम ने भी फैसला किया और पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने फैसला किया। और बात सही है अली जदी साहब की 172 नंबर पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह ये लेके कैसे आएंगे 172 हुकूमती लोग कैसे आएंगे उस दिन, ये आपने स्ट्रेटेजी वर्कआउट की है? तमाम चीजें मैं समझता हूँ कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, जब भी तो अब वो जा रही है अपने इत्तेहादियों के पास। आप मुझे बताइए कि माजी में ये चौधरी परवेज इलाही के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे, या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे। लेकिन अब देखिए ना कि चौधरी परवेज इलाही के पास भी ये गए, चौधरी शुजात के पास भी ये गए, अब एमकेएम वालों के पास भी ये जा रहे हैं। जो इनके बलूचिस्तान अवामी पार्टी इनकी इत्तेहादी है वो लोग भी इनसे नाला नजर आते हैं, परेशानियां उनकी सफ़ों में मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ नंबर गेम जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। इनको फिक्र करनी चाहिए कि इनके अपने जो लोग हैं, अपने जो लोग हैं उस पे काशिफ अब्बासी साहब आपने देख लिया, अलीम खान साहब इनके लोग थे। बिल्कुल ठीक है, मैं काशिफ अब्बासी से उनके करता है कि इनके लोग इनके साथ मुतमईन हैं। काशिफ अब्बासी साहब, कितने लोग हुकूमत के आप समझते हैं पहुंच सकेंगे उस दिन असेंबली? देखिए ऑपोजिशन का इस वक्त कहना यह है कि उनके पास तकरीबन 18 के करीब लोग हैं जो इनके पास जो इनके साथ हैं तहरीक इंसाफ के साथ। इनको नंबर चाहिए 6, या टोटल नंबर 162 है तो 10 लोग ऐसे हैं, हुकूमत की मेजॉरिटी तो 6 वोट्स की है, 10 लोग चाहिए इनको जिनको उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब हुकूमत ने अपना काम भी शुरू किया। अपनी लॉन्ग मार्च डी चौक पे अपना इख्तितामी खिताब उन्होंने किया। अली जदी साहब, सिंध के बाद अब वफाक और इस्लामाबाद बचाने भी बिलावल साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। बड़ा बचाया है सिंध। हाँ, 2 टांगों वाले चूहे पहले 19 अरब की गंदम खा गए, नैब के चेयरमैन ने कहा कि 10 अरब तो मैंने निकाल लिया। और चूहे कैसे खा के उनके अपने वजीर ने खड़े होकर, वो आपको अब घर भेजने आए हैं, उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया, अपना घर छोड़ के हमें घर भेजने आए। अच्छा, दूसरा लॉनेसनेस की इंतहा है, और हर दूसरे दिन बंदे उधर मरे होते हैं। वो नवाब शाह में 5 आदमी मर गए, एक पुलिस वाला भी मर गया जमीन के चक्कर में। कौन था जी? अली हसन जरदारी पीछे। वो पुलिस वाले एफआईआर में उसका नाम लिखने नहीं चाह रहे, वो सारे खड़े कह रहे हैं जी इसका एफआईआर में नाम डालो, धरना दिया। हर रोज वहाँ खवातीन हमारी बेटियां जो कॉलेजेस में, वो कहती हैं हम सुसाइड, हमें मारा जा रहा है, हम सुसाइड नहीं कर रहे। पूरी चार्जशीट आपकी हुकूमत का बता रहे थे, इकोनॉमी का बताया, गवर्नेंस का बताया, लोग आपके मैं कभी जिंदगी में इसकी तकरीर सुनी नहीं नेशनल असेंबली में, मेरा सर दर्द होता है। आई गो इन द एज अली कुछ लगा, मुल्क बचाने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बचा लें, फिर पहले सिंध तो बचा लें। तबाह सिंध कर दिया, 1.4 ट्रिलियन डॉलर का कोई हिसाब है। आज तक पीएफसी किया इन्होंने, 2008 से बैठे पीएफसी नहीं किया, रोते रहते हैं एनएफसी को, एक पीएफसी नहीं किया। लोकल बॉडीज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उठा के मुंह पे मारा कि ये क्या है सारा, ये 140A के खिलाफ है कानून, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, एड्स फैल रही है लाड़काना में, कुत्तों की वैक्सीन है कोई नहीं, अस्पताल चले जाए, मैं कसम खुदा की कसम टीवी पे खा के दे रहा हूं। मैं जैकाबाद में असद उमर भी थे, शायद आपकी मीडिया पे देखा, हम वहां से गुजरा, हमने कहा ये क्या चीज है? RHU, जैसे BHU होता है ना, RHU बड़ा होता है। उधर हम अंदर गए हैं। जी नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने डी चौक पे अपने खिताब में कहा है कि माइनस सिलेक्टेड सब जगह मिल के बैठेंगी। काशिफ अब्बासी साहब, क्या मतलब हुआ इस बात का? तमाम जमातों में क्या तरीके इंसाफ शामिल है, ये इसका जवाब तो आसिफ जरदारी साहब भी दे सकते हैं कि क्या -1 इनको तो वो सिलेक्टेड नहीं कहता है। आपके टीवी शो, आपके चैनल पे एक शो आता है, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आता है ना? जी, काफी अरसे से और काफी अच्छा प्रोग्राम है। आज मैंने उसकी थोड़ी देखी थी, दोपहर में सारे बैठे थे, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, बीच में जरदारी साहब, इधर शहबाज शरीफ, इधर वो मौलाना साहब, बाकी उनके हारी मवारी, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मैंने ट्वीट की लिख के। साबिर साहब, हुकूमत सीरियसली ले रही है जो इस वक्त पॉलिटिकल चैलेंज बन रहा है?
हुकूमत अगर सीरियसली नहीं लेगी तो फिर कोई और सीरियसली ले लेगा। फिर मैं तो, हम ब्रेक में कह रहे थे अली जैदी साहब, इस बात का मतलब क्या हुआ? माइनस सिलेक्टेड बाकी सब जमातें हुकूमत में बैठेंगी। देखें, ये जितनी जल्दी सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर ले गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है उतना ही बेहतर होगा। और वरना फिर आपको मालूम है दूसरा मॉडल जनरल कैनी साहब वाला था। माइनस सिलेक्टेड का मतलब सिर्फ इमरान खान माइनस होंगे या पीटीआई से भी कुछ लोग हुकूमत में बैठेंगे या मखलूत हुकूमत जो अपोजिशन का आइडिया उसमें बैठेंगे? देखें, ये अगर क्राइसिस बढ़ता गया ना तो फिर ये डिबेट एक नई रुख इख्तियार कर लेगा। वो बहस हो जाएगी कि सिस्टम को बचाओ, सिस्टम बचाना है या फिर ये करना है, सिस्टम ख़तरे में है, जमहूरियत ख़तरे में है। तो जितनी ज़्यादा कशीदगी बढ़ेगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा गवर्नमेंट को। अपोजिशन का तो कुछ नहीं है ना, अपोजिशन तो पहले ही अपोजिशन में बैठी है, वो तो क्योस पैदा करने के लिए कोशिश करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्योस हो, अनरेस्ट हो, गैर यकीनी की सूरत हाल हो। क्योंकि आपने देखा है कि तीन दिन से जो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, वो कितनी तेज़ी से नीचे आ रही है। तो ये चीज़ें जाएंगी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, बजाय इसके कि ये गिनती करें कि अभी हमारे पास 14 दिन है, उसके बाद फिर 7 दिन और 21 दिन और 28 दिन। उससे बेहतर है कि जल्दी से जल्दी सूरत हाल को काबू किया जाए। काशिफ, आज पूरे दिन की जो कल्मिनेशन थी बिलावल और आसिफ जरदारी की जो तकारीर हैं, उसमें उन्होंने समअप किया, अपोजिशन का गेम प्लान समझ आ गया इस हवाले से? देखिए, अपोजिशन का गेम प्लान तो बहुत सिंपल है। उनको एक मौका मिला, वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस हुकूमत और इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं। अपोजिशन तो पिछले 3.5 साल से, आपको याद होगा, पहले साल के बाद भी मौलाना साहब धरना लेकर आए थे, पीडीएम बनी, आर्या पार। सो देव ऑलवेज वांटेड टू गेट इट ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट्स जब काम करती है ना, हुकूमत, अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, आप कई दफा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से फैसले करते हैं, कई दफा पोजीशन ऑफ वीकनेस से फैसले करते हैं, लेकिन आपको ये फैसले करने पड़ते हैं। कौन सा फैसला जो है ऐसा है जो नहीं कर रहे वजीर आज़म? देखिए, इस वक्त 2 डिमांड्स हैं जो कि सामने आई हैं। अगर वो वजीर आला पंजाब के ऊपर भी अगर मान जाए, क्योंकि ये इतनी कुछ इनॉक्यूस सी मूवमेंट नहीं है कि अपोजिशन सारी यहाँ पर आ गई, इसमें और फैक्टर्स भी शामिल हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट भी है, उनकी डिमांड भी है। असूली तौर पे तो नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी, अभी नर्व्स की गेम आ गई। ही थिंक्स कि अगर उन्होंने आज इनकार कर दिया, और इनकार इसलिए किया कि वो कहते हैं कि मुझे अगर प्रेशर डालोगे, और इमरान खान साहब अक्सर ही कहते हैं कि मुझे प्रेशर डालोगे तो मुझसे कोई फैसला नहीं ले सकता। पिछले 3.5 साल में उन्होंने सस्टेन किया इस चीज को कि बुज़दार साहब को हटाने पर उनका मुसलसल इनकार रहा है। मैं ख्याल अब हालात उस जगह आ गए हैं कि जहाँ पे 1, 2, 3 चीजें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं जिसमें मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं अब अपने लोगों को बिठाना चाहिए। उनकी पार्टी उनके पास गई, कहा कि सर बुज़दार साहब को हटाएं। कहते हैं, पार्टी कहती है हमारे पास सामने जो इशू खड़ा है बुज़दार साहब को हटाने का, एक आसान तरीन इशू है जिसके ऊपर पार्टी भी कन्विंस्ड है कि उनको जाना चाहिए, उनको हटना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब उस पर नहीं मान रहे। आज भी जब उन्होंने कहा, बुज़दार साहब को तनकीदी कहा, यू डन अ ग्रेट जॉब, आप कंटिन्यू करेंगे। इस तरह कई दफ़ा सियासत में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जिस तरह अब अलीम खान के ऊपर फ्लेक्सिबल हुए, जहांगीर तरीन को फ़ोन किया, उस पर फ्लेक्सिबल हुए। आपको याद है कि हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ क्या था इन चीज़ों पर। तो आपको सियासत पर भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपको याद होगा जब इमरान नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च लेकर गुजरांवाला पहुंचे, जरदारी साहब को दिखानी पड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। वो जो व्यू था कि नहीं ओवर माई डेड बॉडी, वो चेंज किया उन्होंने। क्योंकि अगर आपकी हुकूमत चलेगी तो आप अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी वाले फैसले कब तक मुतवक्किल हैं? आपको याद नहीं होंगे? सर देखिए, आज भी मुलाकात एक बड़ी अहम है जिसका साबिर साहब ने मेरे ख्याल मुलाकात नहीं हो रही। कल हो जाएगी। मुलाकात करनी थी, वो घर पे बैठे हैं। चलो कल हो जाएगी, आज नहीं होगी, कल होगी। अगर नहीं हो रही तो मजीद परेशानी वाली बात है। राइट, मुर्तज़ा वहाब साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी कह रहे हैं माइनस सिलेक्टेड सब हुकूमत में बैठेंगे, तो इसमें पीटीआई के लोग भी होंगे? देखिए, अभी इसके ऊपर बात करना थोड़ा सा कबल वक्त है, लेकिन हाँ, ये बहुत सारी चीज़ों को जो ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस लाने की ज़रूरत है, जो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जो हमारे सिस्टम में खामी है उनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसमें जितना पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम किया था 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए या NFC अवार्ड के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ एक बार फिर उसी तरह की हुकूमत की ज़रूरत है। पीटीआई के कुछ लोग काबिल कबूल हैं आपके लिए? देखिए, हर सियासी जमात के साथ आप बैठ सकते हैं, और आज जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बताया
कि हम 1 पॉइंट एजेंडे पे आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत की वजह से जो खतरात लाक हैं पाकिस्तान को, उसको अवॉइड करने की सिचुएशन है। और उस काम को अवॉइड करने के लिए जो जो लोग साथ बैठेंगे, मैं समझता हूँ उसमें कोई कबाहत नहीं, उनके साथ बैठ के आप मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। अली जैद साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए आ रहे हैं और आपकी जमात से भी लोग अगर पाकिस्तान बचाना चाहें तो पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की मुर्तज़ा वहाब साहब ने। विशफुल थिंकिंग। ब्लिसफुल थिंकिंग। 2 वर्ड्स। ठीक है, सीधी बात करते रहे, सोचते रहे, बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नजर आते हैं, मैं क्या करूँ। इनकी सोच को तो मैं नहीं रोक सकता ना, इनकी मर्जी है। आप मोबाइल में जो मैसेजेस देख रही हैं उसमें बचाने के मैसेजेस हैं या वज़ारत आलिया बचाने के? मैं किसी एक अपनी इंपॉर्टेंट किसी से अभी आखिरी मैसेज जो आपने बॉस को किया वो क्या है? आखिरी मैसेज बॉस को आपने जो किया वो क्या है? अभी अभी? हाँ अभी अभी आखिरी बात क्या हुई आपके अपने बॉस से? मैंने इनको बताया कि हम कल ऑपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया सेनेट का इलेक्शन, जो मैं पहले कह चुका। ये पड़ा आपके सामने। नहीं ये तो पुरानी बात है ना। ये बॉस को तो मैंने भी बताया। नहीं बॉस को आपने क्या बताया? कुछ भी नहीं। और बॉस के बीच में यार आप अपने बॉस से जो बात करते हैं मैं पूछ रहा हूँ। नहीं अगर प्रोग्राम में बैठ के मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेजेस कर रहे हैं। जी भी हॉटलाइन नहीं मैं दूसरे लोगों को भी कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब से यार मैं आसिफ ज़रदारी की तकरीर सुनूं? प्राइम मिनिस्टर मतलब मेरे पास इतना वक्त है जिंदगी में कि मैं आसिफ ज़रदारी जिसकी आपने क्राउड देखा है वहाँ पे डी चौक पे? हाँ देखा था। 1500-2000 लोग होंगे, 2.5 होंगे। 1500 बंदे, इससे ज्यादा लोग मैंने लाड़काने में जमा किए थे। मैंने ये तो पाकिस्तान के सदर और पीपल्स पार्टी के पता नहीं क्या है काशिफ भाई साहब, ये क्राउड तो मैंने जमा कर दिए थे लाड़काना में। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं सारी सिचुएशन पे अभी जो आपकी बात हुई है? किस पे? अरशद साहब जी मुर्तज़ा वहाब साहब, आप तो वो कह रहे हैं मिनिस्टर साहब 1500 बंदे डी चौक पे, और भी तो दुनिया अरशद साहब हो गई। जी मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने सुना मिनिस्टर साहब कह रहे हैं पुअर शो सिर्फ 1500 लोग थे। 2.5 हो जाए, 1000 बढ़ा देता हूं। मेरे ख्याल में ये बात करते हुए भी ये स्ट्रेट फेस से बात नहीं कर सकते। ये अभी तक वही अपने सिंध के दौरे पे फंसे में जो पसपाई का इनको सामना करना पड़ा। अभी भी इनको अपने जलसे वो वाले नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी दिखाएं, अभी कंपेयर करें, सारी फुटेजेस आपके पास है। अभी अली छोड़ दीजिए, न्यूट्रल है ना, चलो न्यूट्रल है। अरशद शरीफ को जज बना देते हैं। अली आई अंडरस्टैंड यू आर पैनिकिंग राइट नाउ। आई अंडरस्टैंड रिलैक्स यार, ठीक है, चलता है। अब फेस करो चीजों को यार, छोड़ो यार, छोड़ो, रिलैक्स करो। अच्छा जेल में ज़रदारी साहब को खाना भिजवाने का बंदोबस्त किसने किया आप में से? यार अब बस आप छोड़ दीजिए। आप लोग जरा अपना बंदोबस्त कीजिए। वो तो सब आ रहा है सामने। आप लोग परेशान हैं। मतलब ये परेशान क्यों हैं? ये सारे इकट्ठे क्यों हैं? बिकॉज लॉ, हैंड्स ऑफ द लॉ आर ऑलमोस्ट देयर। या वो प्लान बता रहे हैं, the hands of the law are coming towards PTI. Almost there. You will see. Almost there. हमने तो hands of the law is ओमनी ग्रुप की जीआईटी तो आपकी बनी हुई है। शहतूत और अमरूद वाले के पैसे तो आपने निकाले हैं। चपरासियों के पास 400 करोड़ आपके पार्टनर के निकलते हैं। जमीनों पे कब्जे आपके पार्टनर मौलाना करते हैं। हमारा क्या काम है? बात सुन लेना उनकी, वो इंटरप्ट करके दोनों की समझ रहे। जी मुर्तज़ा वहाब साहब, इनकी गलती है जरा के बैठ जाए ना कंटेनर से, थोड़ा सा कहें, हौसला करें। देखिए ये जो ओमनी वाली जीआईटी है ना, ये 2017 से इसके ऊपर बकबक कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। छोड़ दीजिए उसको। अच्छा एक सेकंड अच्छा छोड़ दिया यार। एक कंडीशन पे छोड़ मुर्तज़ा वहाब, मैं एक कंडीशन पे छोड़ देता हूँ। एक कंडीशन पे छोड़ देता हूँ। एक कंडीशन पे नहीं कहीं, आई विल नेवर टॉक अबाउट इट। तो जवाब दे दो उसका। जी बताइए। जीआईटी के ऊपर साइन किया हुआ है किसने? किसने साइन किया? आप निकाल के रख लें सामने। अगर वो झूठ है तो फिर जिसने साइन किया उन सबको कानून के अंदर डालें, और अगर वो सच है तो जिसके ऊपर बनी है उसका ट्रायल करें। यहाँ जीआईटी अच्छा मैं इसका जवाब दूं एक मिनट। जी मुर्तज़ा वहाब साहब, यार प्रॉब्लम अली जैसे लोगों के साथ ये है कि कभी ये ना पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहे ना इनको लीगल आप सन कोटा में आके बैठे, मुझे पॉलिटिकल प्रोसेस का, मैं 25 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। ओ भाई आपकी तो उम्र ही नहीं है। कर लो ओ भाई, रिलैक्स कर लो। क्यों इतना पैनिक क्यों है भाई? रिलैक्स करो। I'm having a warm cup of tea, buddy. पैनिक तो आपके अंदर फैली हुई है, आपको पता नहीं करना क्या है। हमें अंदाजा है कितनी शर्मिंदगी का आपको सामना करना पड़ा सूबाई सिंध के। मैं सिर्फ एक मेरी गुजारिश सुन लें आप। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने बड़े वाज़े अल्फाज में सुना, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब के जेल जाने का वक्त शुरू हो रहा है। यार कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसिफ साहब ने पहले 12 साल जेल काटी है, कोई जुर्म साबित नहीं कर पाए। मैं गुजारिश ये कर रहा था अरशद, देखिए जीआईटियां बनती हैं, जीआईटीओं के ऊपर बड़े बड़े आप बातें कर जाते हैं, आखिर में होता क्या है कि अदालत क्या फैसला करे। आपके 5 साल हो गए, पता नहीं कितने टीवी प्रोग्राम आपने कर लिए, मीडिया के तमाम चैनल्स के ऊपर चले,
किसी केस के अंदर कोई कन्विक्शन नहीं हो पाई, तमाम लोगों को बेल मिल गई। आसिफ साहब को जेल में डाला इन्होंने, उनकी हमशीरा को जेल में डाला इन्होंने, आखिर में क्या हुआ, उनको भी मौजिब अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया। खुर्शीद शाह साहब को आपने जेल में डाला, 2.5 साल आपने उनको जेल में रखा, आखिर में मौजिब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसी तरह राना सनाउल्लाह के बारे में आपने क्या नहीं किया, ख्वाजा साद रफी के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के बारे में क्या कहा। तो थोड़ा सा हौसला रखें कि इस तरह की जो बार बार फ्लैशी स्टेटमेंट देके बयानबाजी करके ये किसी की साख को तो मजरू कर सकते हैं फॉर द टाइम भी, लेकिन उससे कोई अदालती फैसले नहीं हो पाते। तो खुदारा ये अदालती फैसलों को और अपनी जो विशफुल थिंकिंग है इनको अलग अलग रखें, ये उस तरीके से चल नहीं सकती। और मैं समझता हूँ जिस दिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ तो मैं समझता हूँ ये कौम सवाल पूछेगी, अदालतें सवाल पूछेंगी इमरान खान साहब से चीनी स्कैंडल के बारे में, आटा स्कैंडल के बारे में, अद्वियात स्कैंडल के बारे में, एलएनजी स्कैंडल के बारे में, सर्कुलर ट्रेड के बारे में। आप लोगों ने बात ही नहीं करनी है। नहीं पूछे ना इसमें क्या लिखा हुआ है कॉन्डेलीज़ा राइस की बुक में, छोड़े ना अदालत यार ओ भाई उसकी तो सुनने वो उसने क्या लिखा है इनके बारे में, पढ़े ना जरा, पढ़े ना, बड़ा मजा आएगा, बड़ा दिन होगा। अली मुझे पता है बहुत पढ़े लिखे, उसमें लिखा है एक डील हुई थी एनआरओ के तहत और केसेस वापस हो गए थे। अच्छा ठीक है। उसी अच्छा काशिफ भाई साहब, कल से जो एक सिलसिला शुरू होगा, कल पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स होंगी उसमें आपको टेम्परेचर कम होता नजर आएगा, चीजें सेटल होती नजर आ रही हैं या क्राइसिस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए इस्लामाबाद में बैठ के कल की बात तो कोई नहीं वसूख से कर सकता कि कल क्या होगा, लेकिन कल अगर इन्होंने टेम्परेचर डिफ्यूज करना है तो जो मुलाकातें होंगी उसमें उनको सीरियसली वो मुलाकातें गवर्नमेंट को भी लेनी चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, लेट्स बी फेयर कि गवर्नमेंट के अंडर प्रेशर है एब्सोल्युटली, क्योंकि इनकी वेदर यू लाइक इट और नॉट, गवर्नमेंट के लोग अगर पीएम आज मुलाकातें करें तो उनको भी एहसास है कि ये वो लोग हैं जो डॉजी लोग हैं जो अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे हैं, वरना हैंड पिक करके रैंडम लोग, कोई साउथ पंजाब से है, कोई उकाड़े से है, कोई किधर से है, कोई किधर से है, इनको बुला के मुलाकातें करना रैंडम अमूमन होता ही है कि डिवीजन वाइज मुलाकातें होती हैं कि एक डिवीजन के लोग आगे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर ली। सो अगर ये सारों को इस तरह मुलाकातें हो रही हैं इसका मतलब उनको भी एहसास है कि किस जगह पे कमज़ोरी है इस वक्त हुकूमत की। मेरा ख्याल है अपने लोग भी, अभी काफ लीग ने क्लियर पोजीशन नहीं ली, एमक्यूएम ने क्लियर पोजीशन नहीं ली, दोनों विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे इस मामले बड़े अहम के, अगर मैं खबर बता रहा हूँ आपको, कुछ लोगों का ख्याल है जो बातचीत हुई है कि अगर तो एमक्यूएम और काफ लीग ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अलग ऐलान हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया तो हुकूमत बल्ले बल्ले है। अगर ये अगले चंद दिनों में नहीं होता समझे हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त होगा, हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त होगा अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती देख रहे हैं एमक्यूएम की और काफ लीग की हुकूमत की सपोर्ट में? मेरा ख्याल है एक हफ्ता लगेगा, अभी 5-7 दिन लगेंगे। और इस एक हफ्ते में क्या होगा? 5-7 दिनों में बस यही है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। इस वक्त तो पीटीआई के लिए अपना मसला बन गया ना कि अलीम खान और तरीन ग्रुप जो है वो उसको संभालना है ना, इत्तेहादी तो बाद में आएंगे, पहले तो उनको संभालना है कि उनकी डिमांड्स पूरी करनी है या नहीं करनी, जो कि खुल के सामने आ गए। और जब आपको मालूम होगा कि एक वो वक्त था जब चौहान साहब जो है वो थाने में पहुंचा दिए गए थे, तो अब वो भी सिचुएशन नहीं ना नज़र आ रही कि आप बंदे उठा के और मुकदमे दर्ज कर दें, तो वो भी मेरा ख्याल है कि मुश्किल काम होगा। जो डिले हो रहा है रेजोल्यूशन में, ये हुकूमत के हक में या अपोजिशन के? अपोजिशन के हक में, जितना डिले होगा अपोजिशन के हक में। जो कार्ड इस वक्त पहले खेलेगा मेरा ख्याल है वो कामयाब होगा, क्योंकि अगर आपने वो कार्ड्स खेले हैं और ख़ास तौर पे रंग, तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये रंग शंग इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं? हाँ ठीक बात है। आज हुकूमत के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगले 3-4-5 दिन में हमने तरीके एतमाद लाकर इसको ख़त्म करना चाहिए। जितना आप अपोजिशन को टाइम देंगे, मुझे वो मैं आपको एक पुराना वाक़या याद आया मेरे को, मुझे उस टाइम भी आया था तो मैं वो कह रहा था, मुझे याद है मैं सलमान तासीर साहब से मिलने गया जब गवर्नर राज लगा था। एक कोशिश हो रही थी कि उस वक्त की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो पंजाब में थी, पीपल्स पार्टी मरकज़ में थी उस वक्त, उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। गवर्नर साहब चौधरी साहिबान को ये कहते थे कि आप ऐलान करें, रात को मेरे पास आके नून वाले बैठते हैं, ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। चौधरी साहिबान का ख्याल था कि इन लोगों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे तो हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। जो लोग जिन्होंने भी किसी का भी साथ देना है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि अपना पत्ता पहले कोई शो करेगा तो अपना फैसला करेंगे। ये नहीं होता कि अदम एतमाद अपोजिशन लेकर नहीं आए
और वो जाके उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो जब कार्ड्स खेलते हैं ना तो वो आखिरी मौका होता है कि आप कार्ड लगा दें और ना उठाने दें बाजी। तो जब आप गुजार देते हैं कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो वो बाजी कोई और उठा के ले जाते हैं अपने पास रख लेते। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि अदम एतमाद जल्द से जल्द ये जो इजलास है इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि 14 दिन फिर 7 दिन एक और भी बात बता दूं, अगर ये मजीद लेट होंगे तो एक और अदम एतमाद भी आ सकती है। वो जी पंजाब में। जी पंजाब में। मिनिस्टर, आपको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का अंदाजा है या कि नहीं बिल्कुल नॉर्मल हालात है? कुछ भी नहीं। पत्ते तो नहीं खेलता, लेकिन मैंने एक मुहावरा सुना है कि यू नो देव प्लेड द लास्ट कार्ड, माने उन्होंने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया। अब हमारा बारी आएगी ना, हम अपना पत्ता टाइम पे फेंकेंगे। ये उनका आखिरी पत्ता नहीं है, ये उनका आखिरी पत्ता है। ये उनका आखिरी नहीं है, उनका पहला कार्ड है। वो क्या करेंगे इसके बाद? अभी तो खेल शुरू हुआ है। नहीं आता मैं तो वो फारिग हो जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? 172 लाएंगे। आप जल्दी कर रहे हैं, जैसे काशिफ कह रहे हैं जल्दी करना चाह रहे हैं, वो तो पूरी डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी तो 172 उनके पास कहां से आएंगे मुझे बता देना। पहले तो कर नहीं सके, मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर, तो वहां तो कर नहीं सके, तो यहाँ जब मेजॉरिटी नहीं तो वहां क्या करेंगे? देखें सेनेट के अंदर मेजॉरिटी, सेनेट में सादिक संजरानी साहब उन्हीं के हैं। किनके? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो फिर बिल्स हमारे कैसे पास हो जाते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, हमारे बिल्स कैसे पास होते हैं सारे? कौन? सादिक संजरानी साहब वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ गिलानी के मुआविन खुसूसी थे, इसलिए वो उस पर आप न जाएं। एक मेंबर, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि उनके तो अपोजिशन लीडर आते ही नहीं है। तो अभी कार्ड्स तकसीम हुए हैं, फिर इस्तीफा दे देते हैं। उन्होंने सारे कार्ड्स अपने रख दिए टेबल पे। नो सर, वज़ीर आज़म के पास क्या ऑप्शन है इस वक्त? वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए ना, मैं टीवी में क्यों आपको बताऊं? वज़ीर आज़म के पास बहुत ऑप्शंस हैं, वज़ीर आज़म है वो। ही इज राइट, वो बात सही है। सबसे ज्यादा कार्ड्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। विल कीप हिज कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट। ही इज द प्राइम मिनिस्टर। जब वो खेलना होगा वो लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं, लेकिन कार्ड वक्त पर खेलने। हाँ, कार्ड एक तो कार्ड वक्त पे, और दूसरा अब उस वक्त का तय्युन दूसरा ना मैं करना है ना साबिर भाई आपने ना काशिफ, वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म करेंगे। असल में वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये एक कार्ड आप उठा लें और एक आप उठा लें। क्या कर रहे हैं आपके शो में बैठ के? तो ये नहीं होगा। क्या चीज? साबिर शाकिर साहब, काशिफ बाज साहब, अली ज़ैद साहब, मोहम्मद सवाब साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतनी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।